हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो सेशन में। स्टूडेंट, आज के इस नए सेशन में आपका एक नया चीज़ यानी न्यूमेरिकल का सीरीज स्टार्ट होने वाला है। और इस न्यूमेरिकल के सीरीज में हम चैप्टर नंबर 1 से लेके आपको जितने भी चैप्टर पढ़ाए गए हैं या आपका जितना भी सिलेबस है, जो भी चैप्टर आपके पढ़ाए जाएंगे, सारे चैप्टर के 1 बाय 1 न्यूमेरिकल चैप्टर को पढ़ाते समय तो सॉल्व करवाया ही जाएगा। साथ में उन सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल को हम न्यूमेरिकल सीरीज में भी आपको अच्छे से सॉल्व करवाएंगे, जिससे फिजिक्स के न्यूमेरिकल में जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है, मैक्सिमम बच्चों को फिजिक्स के न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है, खासकर बायो वालों को, ठीक है। तो उन सबको कोई भी फिजिक्स में के न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपका न्यूमेरिकल का ये सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है। और अगर आपको फिजिक्स में 70 में 70 लाना है या मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है, तो आप न्यूमेरिकल की सीरीज को 1 बाय 1 करके देखते रहिए। कोई भी न्यूमेरिकल का सीरीज आपसे छूटना नहीं चाहिए। न्यूमेरिकल की सीरीज में कुछ न्यूमेरिकल हम बताएंगे और जो भी न्यूमेरिकल आपको बताएंगे उसी पर बेस्ड कम से कम 2 या 3 न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। उसको आप सॉल्व कीजिएगा अच्छे से, और वो जो न्यूमेरिकल आपको दिया जाएगा, वो जो न्यूमेरिकल सीरीज यहाँ पे सॉल्व की जाएगी उसी से बिल्कुल रिलेटेड रहेगा। अगर नहीं सॉल्व हो रहा फिर वीडियो देखो, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करो, कोई भी न्यूमेरिकल आपसे ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से सब एकदम मक्खन की तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आइए वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन में सबसे पहले हमने चैप्टर 1 को सेलेक्ट किया है, ठीक है। चैप्टर 1 से न्यूमेरिकल का सीरीज जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर 1 में ये कुछ हमारे फार्मूले हैं जिनको हमें क्या करना है, काम आना है। इन्हीं फार्मूलों पर बेस्ड हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं एक सरसरी निगाह में। पहला फार्मूला Q बराबर एन ई, जहाँ पे Q क्या है, आवेश है, और एन ई क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। F 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल है, ये बहुत से आवेशों के बीच लगने वाला बल है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। ये आपका वैद्युत फ्लक्स है, या जिसे आप गॉस का ये आपका गॉस का नियम लिखा हुआ है, और नीचे वैद्युत फ्लक्स है। ये आपका द्विध्रुव आघूर्ण है, और ये जो है आपकी द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ये निरक्षीय स्थिति में है। और ये जो है किसी भी द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में या रखने में किया गया कार्य, जिसे कहते हैं द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण टाउ है। और ये जो है अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण तार से r दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और ये जो है फार्मूला आपका समतल चादर के लिए, यानी कोई समतल आवेशित चादर है तो उस चादर के दोनों ओर r दूरी पर स्थित बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, वो उसका फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला आपको क्लियर हो गया। ये इतने फार्मूले हैं, 1-2 फार्मूले और हैं, लेकिन वो जो आपका 30% हटा है सिलेबस, उसी में वो दोनों फार्मूले भी आपके हट गए हैं, ठीक है। इसलिए उसको हमने यहाँ पे राइट नहीं किया। तो चलिए इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फार्मूले आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखते हैं चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है कि अगर आप ये वीडियो देखें और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल हम आपको दें, ऐसा नहीं है कि आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे 2 छोटे आवेशित गोलों पर, क्या कह रहा है कि वायु में 2 छोटे छोटे गोले रखे गए हैं, एक दूसरे से कितने दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। यानी यहाँ से यहाँ की जो दूरी दे रखी है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ये गोले पर आवेश मान लेते हैं Q1 है, इस पर Q2 है, और Q1 और Q2 का मान भी दिया हुआ है। कितने आवेश हैं, एक पर आवेश है 2 × 10⁻⁷ कूलम, दूसरे पर आवेश है 2 × 3 × 10⁻⁷ कूलम। पूछ रहा है इनके बीच कितना बल लगेगा, इनके बीच लगने वाला बल निकालना है। तो भैया जो चीज़ दिया हुआ सबसे पहले क्या करते हैं, उसको राइट कर लेते हैं। दिया क्या है, Q1 का मान दिया है 2 × 10⁻⁷ कूलम। Q2 का मान दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। Q2 का मान दिया हुआ है 3 × 10⁻⁷ कूलम। दोनों के बीच की दूरी यानी D = आपको दिया है 30 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदल लो तो कितना आ जाएगा, 3 × 30 है ना, तो 30 × 10⁻² मीटर। निकालना क्या है, इनके बीच लगने वाला बल F ज्ञात करना है। तो भैया न्यूटन का क्या नियम था कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, यानी यही ना नियम था। तो F = क्या फार्मूला आया था, 1/4πε0
Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अभी कुछ नहीं किया हूँ, बस केवल फार्मूला लिखा हूँ, ठीक है। अब फार्मूले में वैल्यू रखते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है आपकी 9 गुणे 10 की घात 9, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होती है। तो वैल्यू रखो F इक्वल टू 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 का मान 2 गुणे 10 की घात -7 गुणे Q2 का मान 3 गुणे 10 की घात -7 बटे क्या है? R स्क्वायर। R की जगह D भी लिख सकते हो, बीच की दूरी, ठीक है। तो D स्क्वायर, D की वैल्यू कितनी दी हुई है? ये है 30 गुणे 10 की घात -2। तो 30 गुणे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। कितना है? 9 गुणे, जितने भी 10 की घात वाले हैं सबको एक साथ कर लो। यहाँ 10 की घात प्लस का 9 है, यहाँ 10 की घात -7 है, यहाँ 10 की घात -7 है। तो जब आधार सेम होता है, आधार का मतलब यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी, आधार जैसे कोई भी चीज़ देखो, आधार और घात क्या होता है समझ लो पहले। जैसे लिखा हुआ a की पावर b, तो इसमें आपका आधार क्या हो गया और घात क्या हो गया, ठीक है। आधार और घात, आधार आपका हो जाएगा क्या? a और घात जो हो जाएगी b, ठीक है। तो चाहे जितनी भी संख्याएं अगर गुणे में हैं, ठीक है, अगर इस तरीके से गुणे में हैं आपका, तो अगर सभी के आधार सेम है, आधार का मतलब क्या? a, समझ गए ना आधार क्या? तो आधार अगर सेम है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो यानी इसका सलूशन क्या मिल जाएगा? a की पावर, घातों को आपस में जोड़ दो, कितना है? b + c + d, ठीक है। ये आपका सलूशन आएगा। तो ठीक इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो सभी का आधार सेम है और घातें अलग अलग हैं, तो घातों को जोड़ लो भैया। लेकिन जोड़ने का मतलब यह है कि साइन के साथ, अगर माइनस है तो ज़बरदस्ती का प्लस मत कर देना। ये नहीं कि अब जोड़ने के लिए हमने कह दिया था 9 7 16, 16 7 23, ऐसा नहीं है। ये ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये साइन के साथ आपको जोड़ना है, ठीक है। घात को पावर वालों को लास्ट में कर दे रहे हैं, तो 9 गुणे 2 गुणे 3 बच रहे हैं, गुणे 2 गुणे 3। अब गुणे 10 की घात, घात वालों को लिख रहे हैं। पहले की पावर कितनी है? 9, दूसरे की घात -7, तीसरे की घात -7 बटे में इसका वर्ग करोगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, यानी 30 का वर्ग करना है। तो 30 का अगर आप वर्ग करोगे तो 30 गुणे 30 करोगे, कितना आ जाएगा? ये 900, ठीक है। तो नीचे हो गया 900 गुणे इसका वर्ग करोगे 10 की घात -2 का, 10 की घात -2 गुणे 10 की घात -2 क्या हो जाएगा भाई? 10 की घात -2 है, इसका वर्ग करना है। वर्ग का मतलब क्या है? इसको 2 बार गुणा कर लो ना, यही तो। और अभी भी रूल बताया गया, अगर आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाएंगी। आधार 10 है, घातें -2 है, इसका भी -2 है, कितना आ गया? 10 घात -4, ओके। या सीधे सीधे इसको ऐसे गुणा भी कर सकते हो, 2 दूनी 4। तो कॉन्सेप्ट को हम हर तरीके से बता रहे हैं, जैसे आपको समझ में आए, जो यहाँ पे आपको आसानी हो वो आप तरीका अपना सकते हैं। गुणे 10 घात -4। अब एक चीज़ और होता है, कोई भी चीज़ अगर हमारा घात के रूप में है, नीचे है तो नीचे से अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो घात का साइन बदल जाता है, और अगर ऊपर से नीचे ले आते हैं तो भी घात का साइन बदल जाता है। जैसे ऊपर लिखा है a की पावर -b और नीचे लिखा है आपका a की पावर +b। तो अगर हम इसको ऊपर ले जाएं, इसको क्या करें? ऊपर ले जाएं, तो क्या हो जाएगा? घात का साइन बदल जाएगा। आधार वही रहेगा लेकिन घात का साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। a की पावर -b और यहाँ भाग में है, अब ऊपर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। आधार वही रहेगा, घात का साइन बदल जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। और अगर ये माइनस होता तो क्या हो जाता? प्लस। तो यहाँ पे देख रहे हैं माइनस है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा।
इसको क्या लिख सकते हैं, 900 है ना, 2 जीरो है तो 9 गुणे 10 की पावर 2 लिखा जा सकता है इसको। तो 9 गुणे 2 गुणे 3। अब कह रहे होगे सर 9 से 9 कट रहा है, अभी काट रहे हैं, घबराओ नहीं। काटने में जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, काटने में जल्दबाजी करोगे तो गुणा भाग ज़्यादा करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करो, 7 7 14, 14 में से 9 गया, कितना आ जाएगा 5, तो माइनस का 5। इसको भाई सॉल्व करो ना, कितना आएगा यहाँ पे, माइनस का 5 आएगा। ठीक है, हमने कहा इसको ले लो ऊपर, तो इसको भी ले आओ ऊपर। 10 की घात माइनस 4 है, नीचे ऊपर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, बटे में आपका क्या बचा हुआ है 900। ये तो ऊपर हमने भेज दिया, बचा यही ना, तो 9 और गुणे में 10 की घात 2। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को दिक्कत है कोई, या किसी को कोई डाउट है? नहीं डाउट है तो चलो आगे बढ़ते। अब 9 से 9 काट दो, अब इसको भी लेके चले जाओ ऊपर, तो नीचे का काम खत्म। तो बचा क्या 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 10 की पावर, इसको सॉल्व कर लो भैया। देखो आधार सेम है, घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो -5 प्लस का 4 माइनस का 1, 10 की पावर माइनस का 1, और इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -2, क्योंकि नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। कितना आ गया 2 तिहाई 6 गुणे 10 की पावर -1 -2 -3 न्यूटन। ये अच्छे से समझ में आया न्यूमेरिकल आप लोगों को? ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से देख लो किया क्या गया है कि यहाँ पे क्या था कि 2 आवेशित गोले थे, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए थे। ठीक है, अब इनके बीच की जो दूरी कितनी है, d बराबर 30 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर को मैंने मीटर में बदल लिया, और इन दोनों आवेशित गोलों का आवेश दिया हुआ है कि आवेश कितना है, इतना इतना आवेश था। इस पे फार्मूला अप्लाई कर लिया गया, वैल्यू रख लिया गया, सॉल्व कर लिया गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में, ठीक है, कोई दूसरा है, एक आवेशित छोटा सा गोला है, इस पर चार्ज हमारा कितना है 0.4 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ठीक है, 0.4 माइक्रोकूलम का चार्ज यानी आवेश है। इस पर एक कोई छोटा दूसरा गोला है, और इस गोले का मान कितना दिया हुआ है 0.8 माइक्रोकूलम, 0.8 माइक्रोकूलम। इसके द्वारा इस पर बल लगाया जा रहा है। कितना बल लग रहा है? F बराबर दिया है 0.2 न्यूटन। कितना बल लगा रहा है? 0.2 न्यूटन का बल लगा रहा है। तो पूछ रहा है इनके बीच की दूरी क्या होगी। इनके बीच की दूरी d बराबर हमसे पूछ रहा है क्या दूरी होगी। ठीक है, तो इसको निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। और एक चीज़ इसी में पूछा है, पहले गोले पर, ठीक है, दूसरे गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो चलिए देखिए क्या दिया हुआ, Q1 बराबर दिया हुआ 0.4 माइक्रोकूलम। अब माइक्रो को क्या करना है, कूलम में बदल लेना है। तो माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6। तो इसको कूलम में बदलेंगे, कितना आ जाएगा 0.4 और गुणे में 10 की घात -6 कूलम। Q2 कितना है 0.8 माइक्रोकूलम। इसको भी कूलम में बदल लो तो 0.8 गुणे 10 की घात -6 कूलम। ठीक है, D नहीं दिया है, यही निकालना है। तो फार्मूला अप्लाई करो भाई। F बराबर क्या होता है, अभी बताया गया
1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 और बटे में d²। ठीक है, तो हमें ये d का मान निकालना, तो d को उठा लाओ इधर, यहाँ भाग में दूसरी साइड आएगा, गुणे में हो जाएगा। तो f इंटू d² इजकल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 बटे में d²। तो इधर चला गया तो कुछ नहीं बचा ना। ठीक है, अब देखो f को भेज दो दूसरी साइड, यहाँ ये गुणे में दूसरी साइड जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो d² इजकल टू क्या मिल जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में f। अब सब वैल्यू उठा के यहाँ पे रख लो। तो वैल्यू रखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू होती है 9 गुणे में 10⁻9। Q1 का मान दिया हुआ भैया, Q1 का मान कितना है, ये है 0.4 गुणे 10⁻⁻6। Q2 का भी मान दिया कितना है 0.8 गुणे 10⁻⁻6 बटे बल F का मान कितना दिया है 2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं एक अंक पे दशमलव है, यहाँ भी एक अंक पे दशमलव, दशमलव से दशमलव खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 2, तो इससे इसको क्या करो काट दो, कितना आया 4। अब हमने कहा कि जो भी घात वाले दिखें, अगर आधार सेम हो तो घातें आपस में जोड़ ली जाती हैं। आधार सबका 10 है, घातें अलग अलग है, जोड़ लो, कितना आ जाएगा। ठीक है, तो 9 गुणे यहाँ कितना बचा 0.4, यहाँ गुणे 4 और गुणे जितनी भी 10 की पावर है, यहाँ कितनी है 9, यहाँ कितनी है -6, यहाँ कितनी है -6। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आया। चलो आगे देखो, इसको सॉल्व करो। 6 हो गया 12 माइनस का और 9 माइनस का 3, तो ये कितना आ गया 9 गुणे 0.4 और गुणे 4 और गुणे 10⁻−3। थोड़ा सा इस पे ध्यान दो, सब तो हमारा पूर्णांक में पूरे अंक है, लेकिन ये दशमलव है, तो इसको भी हम क्या करें दशमलव में हटाकर पूरे अंक में बदल लेते हैं। तो क्या है 0.4 है, तो 0.4 को हम क्या लिख सकते हैं 4/10। भाई 10 से 10 भाग करोगे 4 में, फिर 0.4 आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 10 की पावर कुछ नहीं तो पावर 1 मानी जाती है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। तो इसकी जगह पे यानी 0.4 की जगह पे हम ये चीज़ लिख सकते हैं। कोई डाउट है, लिख सकते हैं ना, तो लिख लो भाई, लिख सकते हैं तो बिल्कुल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 गुणे 4 और गुणे में ये 4 है, और इसकी जगह पे एक क्या आ गया है 10 की पावर -1 और आ गया है, और यहाँ पे 10 की पावर -3 ऑलरेडी है ही है। यहाँ पर भी देखो आधार से मैं घातें जोड़ लो, -1 और -3 कितनी हो गई -4, तो कितना आ गया 9 गुणे 4 गुणे 4। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि सर जी आप गुणा काहे नहीं कर रहे हैं, 4 चौक 16 नियम जो भी होता है, ठीक है, तो बता रहे हैं भाई गुणा क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए हमने पहले ही कहा था ना कि गुणा भाग में ज़्यादा जल्दबाजी करोगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। एक तो गुणा करने में मेहनत करोगे, फिर आंसर कुछ और आएगा उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, इसलिए जैसे है वैसे रहने दो, बिल्कुल लास्ट में एक ही बार में सब निपटा लिया जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, गुणे 10⁻⁻4 ये है क्या d² इजकल टू, तो d बराबर क्या निकलेगा, d बराबर हो जाएगा इधर सबका रूट ले लिया जाएगा, तो 9 गुणे 4 और गुणे 4 गुणे 10⁻⁻4। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल बोलो। अब देखो भैया, अंडर रूट के अंदर चीज़ें जो भी होती हैं अगर वो पेयर में है, जैसे मान लो बायो वाले ध्यान दो, मैथ वाले तो जानते ही हो, जैसे अंदर a गुणे a है तो बाहर एक a आ जाएगा। ठीक है,
तो यही फार्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे 4 गुणे 4 2 बार है, तो सीधे डी बराबर क्या आ गया, बाहर एक 4 आ गया, 9 है, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर 9 है तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3, यानी बाहर कितना आ जाएगा 3। यानी अगर अंडर रूट 9 है तो इसकी जगह कितना लिखेंगे 3, तो इसकी जगह आ गया हमारा कितना 3 गुणे, ये बच रहे हैं। अभी अभी पहले क्वेश्चन में आपने देखा कि 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर था, तो कितनी वैल्यू आ गई थी 10 की पावर -4। यानी अगर 10 की पावर -4 है तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, और अगर इसको ऐसा लिखा जा सकता है और दोनों पर अगर हम अंडर रूट लगा दें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब ये चीज़ 2 बार है, यानी 10 की घात -2 गुणे 10 की घात -2 किया गया है। तो जब 2 बार हो जाती है तो एक बार बाहर आ जाएगी, तो यानी एक बार कितना बाहर आएगा 10 की पावर -2 बाहर आ जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आया ना अच्छे से। कितना होगा 4×3 12 और गुणे 10 की घात -2, जित कितना आया जो भी आएगा वो मीटर, क्या आ गया मीटर, या 12 सेंटी। 100 से गुणा कर दोगे तो सेंटीमीटर में बदलेगा, 100 से गुणा करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो यानी 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हुआ। अब इसमें एक चीज़ और पूछ रहा है कि दूसरे गोले पर क्या पूछ रहा, उसको भी देख लो। दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो दूसरे गोले पर, दूसरा गोला कौन है, ये है ना। तो दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, बल वही उतना लगेगा जितना दूसरा गोला पहले गोले पर लगाएगा। दोनों के बीच कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा, क्योंकि दोनों चार्ज क्या हैं, पॉजिटिव है, यानी समान चार्ज है। और बताया गया है जब आवेश हमारे समान होते हैं तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो आंसर में क्या लिखोगे कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण उतना ही बल लगेगा जितना बल दूसरे गोले के कारण पहले गोले पर लग रहा है। ठीक है, कितने का लग रहा है, 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है, वही बल लगेगा। और ये बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण का होगा। ठीक है, नोट कर लो। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है कि जांच कीजिए या सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वायर बटे में GMPME विमाहीन है। क्या है, विमाहीन है, यानी कि डायमेंशनलेस है। इसको क्या करना, प्रूफ करना। इसको प्रूफ करना है। और पूछ रहा भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान भी बताना, यानी इसका मान भी हमको निकालना है। तो देखिए भाई, सबसे पहले तो हम क्या प्रूफ करते हैं, विमाहीन है एवं इसका मान निकालना, एंड इसका मान, ये भी हमको क्या करना है, निकालना। तो सबसे पहले विमाहीन प्रूफ करते हैं। तो विमाहीन प्रूफ करने के लिए याद करो के आपका है क्या, F = न्यूटन के नियम में 1/4πε0 को ही तो के बोलते हैं। यही ना फार्मूला होता है के Q1 Q2 बटे R² या D²। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको भेज दो दूसरे, F × D² और बटे Q1 Q2 क्लियर। अरे भाई डी भाग में था तो इसको भेज दिया हमने दूसरे गुणे में, और ये चीज़ गुणे में था तो भाग में आ गया, बचा केवल के। अब इसकी बीमा निकाल लो। तो के की बीमा = क्या हो जाएगी, एफ की बीमा, और एफ की बीमा क्या होती है, mL/2। ये होती है बल की बीमा। बल की बीमा तो सबको याद ही होनी चाहिए। ठीक है, और नहीं भी याद है तो यहू देखो, अगर नहीं याद है तो बल की बीमा कैसे निकालना है। यह बराबर क्या होता है, mg। ठीक है, और mg का मात्रक क्या होता है, मात्रक पे आ जाओ। इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम।
m का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, और g का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और किलोग्राम को नोट किससे करते हो मास यानी द्रव्यमान m से। मीटर को किससे डिनोट करते हो लेंथ यानी लंबाई से l। सेकंड को किससे डिनोट करते हो t से, तो भाई स्क्वायर है t की पावर 2। तो सबको कंबाइन करो, यहाँ पे वैल्यू रखो। तो f की बीमा आपकी क्या बनी m की बीमा क्या है m, g की बीमा क्या है l, और बटे में टी स्क्वायर। तो कितनी हो गई m l t की पावर -2। आ गया। मात्रक अगर याद है तो बीमा अपने आप, बीमा हाथ में है, कभी भी रटने की कोशिश मत करो, ठीक है, बस समझो चीज़ों को। समझ में आ गया। तो f की जगह हमने इसको डायरेक्ट यूज किया, इसको मैं मिटा रहा हूँ। Q क्या है भाई, Q बराबर क्या होता है आवेश, Q बराबर होता है I इंटू टी, विद्युत धारा वाले चैप्टर में। तो I का मात्रक एम्पियर, और एम्पियर को डिनोट करते हैं A से, और T यानी समय को डिनोट करते हैं कैपिटल T से। तो कैपिटल T की भी समय की बीमा कैपिटल T, तो यानी इसकी जगह क्या हो जाएगा AT, और दूसरे पास भी QT है तो इसका भी हो जाएगा AT बटे, ओ गड़बड़ हो गया, Q1 Q2 नीचे है तो यानी AT आपका नीचे रहेगा, ठीक है। तो AT नीचे कर लो भाई, AT नीचे हो गया, ठीक है। यहाँ क्या है डी स्क्वायर, और डी क्या होती है डिस्टेंस यानी लेंथ, यानी इसका क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। कंबाइन करो, इसकी वैल्यू क्या आ गई m, l कितनी बार है, एक बार यहाँ है, दो बार यहाँ, तो l की पावर 3। t कितनी बार है -2 बार यहाँ है, 1 2 2 बार यहाँ है, तो 2 बार यानी ये 2 बार प्लस में है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, तो यानी -2 पहले से, -2 और कितना हो गया -4, तो t की पावर -4। l ऊपर l का हो गया ना, नीचे देखो a और a, तो a की पावर 2, और ये ऊपर जाएगा तो a की पावर -2। तो ये आपकी किसकी बीमा हो गई k की। चलो भाई k की बीमा निकल आई। अब बच रहा है e, ठीक है, इसकी बीमा निकाल लेते हैं। e क्या है हमारा आवेश है, e क्या है आवेश है, और आवेश की बीमा क्या होती है अभी भी बताई गई, यानी q यानी AT, तो ये e स्क्वायर है, तो ऊपर e की बीमा क्या हो जाएगी AT, ठीक है। अब नीचे वाले की बीमा निकाल लो, तो नीचे देखो भाई g की बीमा निकालते हैं, तो g की बीमा क्या हो जाएगी आपकी, आपको याद होगा कक्षा 11 में एक चैप्टर था गुरुत्वाकर्षण नियतांक, उसमें F बराबर क्या था आपका, दो द्रव्यमानों, ठीक है, जैसे मान लो एक मास m1 है और दूसरा मास आपका m2 है, तो इसके बीच कितना बल लगता था g m1 m2 और बटे में r स्क्वायर, इसके बीच की अगर दूरी r होती थी, या दूरी को हम d ले लें तो यहाँ पे d स्क्वायर हो जाता था, जहाँ पे g आपका क्या है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो यहाँ से g की बीमा क्या हो जाएगी, तो यहाँ से देखो भाई g इक्वल टू क्या आपका बन जाएगा f इंटू डी स्क्वायर और बटे m1 m2, ठीक है। m1 m2 आपका क्या है प्रोटॉन का द्रव्यमान, और क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, है तो द्रव्यमान ही, बीमा तो सेम ही आएगी। तो लगे हाथ इसको इधर भेज दो, तो g m1 m2, इसकी बीमा आपकी क्या हो गई इक्वल टू क्या हो गया f की बीमा और इंटू में डी स्क्वायर की बीमा। तो लिख लो भैया f की बीमा क्या होती है, अभी भी निकाली गई है ना, mlt की पावर -2, mlt की पावर -2। d की बीमा, d हमारा है क्या डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस का मतलब होता है l। आ गया। तो नीचे ये जो है इसकी बीमा ये आ गई। अब सबको रख लो, है क्या ऊपर k e स्क्वायर,
तो k की बीमा निकाली गई कितनी, एम एल की पावर 3 तो के ई स्क्वायर बटे जी एम पी एम ई इक्वल टू के की बीमा एम एल की पावर 3 टी की पावर -4 और ए की पावर -2 इंटू ई की बीमा कितनी है, तो ई की बीमा है स्क्वायर करोगे तो यानी ए की पावर 2 और टी की पावर 2, तो ए की पावर 2 और टी की पावर 2 बटे इसकी बीमा एम एल और एल स्क्वायर यानी एल की पावर 3 टी की पावर -2। ऊपर देखो भाई ए की पावर -2 और यहाँ -2 यहाँ +2, तो ये अगर मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ए की पावर 0 और ए की पावर 0 का मतलब 1। ठीक है, यहाँ पे देखो या सबको सीधे सीधे ऊपर भेज दो, सबको ऊपर भेज दो, तो यहाँ एम की पावर क्या है +1 है, यहाँ भी +1 है, तो ये जाएगा माइनस हो जाएगा 1 - 1 0 यानी ऊपर मिल गया एम की पावर 0। एल वाले को देखो एल की पावर +3 ऊपर है +3 नीचे है, इसको भेजोगे ऊपर -3 हो जाएगा, तो 3 - 3 0 एल की पावर 0। आ जाओ टी पर, टी की पावर -4 यहाँ है और -2 नीचे है, तो -2 को ऊपर भेजोगे +2 और +2 यहाँ है, तो +2 कितना हो गया 4 और +4 -4 कितना हो गया 0। ए की पावर -2 और ए की पावर +2 तो +2 -2 कितना हो गया 0। तो भैया कोई बीमा इसकी निकल के आई नहीं, निकल के आई, पूरी 0 हो गई। ठीक है, तो अतः ये क्या हो गई हमारी बीमाहीन राशि हो गई। अब हमें क्या करना है कि सभी का मान जो है रखना है, सभी की वैल्यू इसमें पुट करनी है और हमें मान निकालना है इसका। चलो इसको नोट कर लो, ठीक है, फिर उसके बाद हम मिटाते हैं और फिर इसका मान बताते हैं जल्दी से, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए देखते हैं, इसका मान भी निकालते हैं। k इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन के नियम में 1/4πε0 और इसका मान कितना होता है 9 × 10⁻9। ई का मान 1.6 × 10⁻19। जी का मान सब मान लिख लो फिर बाद में रखना, 6.67 × 10⁻- कितना होता 10⁻11 होता है। ठीक है, एम पी मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन आपका होता है 9.1 × 10⁻31। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ई इक्वल टू होता है 1.67 × 10⁻27। ठीक है, ये सब इसके मान हैं, यही मान उठा के यहाँ पे रखना है और इसको सॉल्व करना है। तो रख लेते हैं, k की जगह 9 × 10⁻9 गुणे इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 की पावर 2 बटे जी का मान 6.67 × 10⁻11 और एम पी मास ऑफ प्रोटॉन 9.1 × 10⁻31 गुणे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.67 और गुणे 10⁻27। ठीक है, सारी वैल्यू सही है, चेक कर लो एक बार, हाँ सही है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो जो भी है 10 की पावर को अरेंज करना, तो 9 × 10 की पावर 9, यहाँ इसको सॉल्व करो, स्क्वायर है तो ये हो जाएगा गुणे 1.6 गुणे 1.6 स्क्वायर का मतलब गुणे 10 की पावर -19 × 38। ठीक है, बट्टे नीचे 6.67 गुणे 10⁻11 गुणे 9.1 गुणे 10 की पावर -31 गुणे 1.67 गुणे 10 की पावर -27। अब सारे 10 को ख़त्म करके एक पावर में कन्वर्ट करते हैं। रूल जान ही रहे हो क्या है, आधार सेम हो तो घाते आपस में जोड़ घट जाती हैं, जो भी हो साइन के साथ में। ठीक है, तो जो
10 की पावर वालों हो सबको छोड़ दो, बाकी सबको लिखो। तो 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 बटे नीचे 6.67 गुणे 9.1 गुणे 1.67, ये मिल गया। गुणे 10 की पावर, पहले ऊपर देखो प्लस का 9 माइनस का 38, अब नीचे -11 है ऊपर जाएगा +11, नीचे -31 है ऊपर जाएगा +31, नीचे -27 है ऊपर जाएगा +27। ठीक है, तो ये चीज़ अरेंज हो गई। अब ऊपर इन सब का गुणा कर लो और नीचे इन सब का गुणा कर लो। तो ऊपर जो गुणा करने पे आएगा उसमें इसके गुणनफल से भाग कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो आपका आएगा उतना और गुणे इसको सॉल्व करना है, वो आंसर होगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो कितना आता है, -38। ठीक है, और भाई 38 माइनस का है, सबसे पहले प्लस वाले को जोड़ लो। प्लस वाले कितने हैं? 9, फिर 31, 11 और 27, ये आपके प्लस वाले हैं ना। देखो भाई 27, 31, 11, 9 प्लस वाले हैं, सबको जोड़ लो। 7 1 8 1 9 9 9, 18 के 8 हासिल 1, 2 1 3 और 3 3 6 7। अब क्या है, ये -38 इसको घटा दो, 0 4 कितना आ गया? प्लस का 40। ठीक है, तो इसकी जगह कितना आ गया? प्लस का 40। अच्छा, इसको गुणा कर लो कुछ, तो 16 गुणे 16 कितना हो जाएगा? 256। 16 गुणे 16 होता है 256, और दशमलव 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, तो 2 अंक पे दशमलव लगाओगे, यानी 1.6 1.6 गुणा करोगे तो आता है 256। 1 1 2 अंक के बाद दशमलव लगाओगे तो आ जाएगा 2.5, और फिर गुणे 9 है, और इसमें अगर आप 9 से फिर गुणा कर दोगे तो आपका जो मान आएगा 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 पचे 45 और 5 50 हासिल फिर 5, 9 दूनी 18, 5 23, 18 5 24। ठीक है, 1 1 2 अंक के बाद आपका दशमलव है तो 24.04। ऊपर कितना आ गया? 24.04, और गुणे 10 की पावर कितना आ गया सॉल्व करने पर? 40। नीचे इन सब का गुणा करो, करो भाई गुणा, देखो कितना आता है। क्या है? 6.67 गुणे 9.1, दशमलव बाद में देखेंगे, पहले डायरेक्ट गुणा करो। 7 6 6, फिर 9 से गुणा करो, 9 7 63 के 3 हासिल 6, 9 छक 54, 9 छक 54 6 60 हासिल 6, 9 छक 54, 54 6 60। ठीक है, सबको जोड़ो, 7 6 3 9 6 0 6, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 अंक पे दशमलव, तो आया कितना? 60.697। फिर गुणा किससे करना है? 1.67 से, 1.67 से फिर गुणा करना है। करो गुणा, तो 7 से पहले करेंगे, 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 9 63 4, 67 के 7 हासिल 6, 7 6 7 छक 42, 42 6 48 हासिल 4। ठीक है, और 7 0 0 0 और 4 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 4, 7 छक 42। फिर 6 से करो, 6 7 42 के 2 हासिल 4, 6 9 54, 54 और 4 हो गया आपका 58, 58 के 8 हासिल 5, 6 का 6 में गुणा करोगे तो 6 6 36 होता है, 36 5 41 के 1 हासिल 4, 6 0 0 और 0 और 4 को जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका 4, तो 6, फिर 6 6 36, फिर 1 से गुणा करोगे वही चीज़ आ जाएगा, 7 9 6 0 6, सबको जोड़ लो, 9 7 2 9, 8 8 16, 16 7
23 के 3 हासिल 2, 4 1 5, 9 5 14 और 14 2 16 के 6 हासिल 1, 4 2 6, 6 6 12 1, 13 के 3 हासिल 1, 6 4 10, 11 के 1 हासिल 1, 6 3 9 1 10। दशमलव का अंक पे लगेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पे, ठीक है। तो आया 101, 101.36, ठीक है। तो 3 6 तक लेते हैं, बाकी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। 2 अंक तक ले रहे हैं, बाकी सबको क्या कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। चलो तो आ गया 101.36, ठीक है। नीचे सबका गुणा करने, अब देखो यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी दशमलव हटा दो, ठीक है। तो अब ऊपर हो गया 2404, ठीक है। नीचे हो गया 10,136। तो 2404 में 10,136 से भाग कर दो, ठीक है। करो भाग, गुणा भी हो गया, अब भाग भी करो। तो किससे किस में करना है, 2404 में भाग करना है किससे, 10,136 से। तो जाएगा नहीं, सबसे पहले तो दशमलव लगाएंगे और दशमलव लगा, अब यहाँ 0 आ गया। अब ये 10,000 हुआ, अब ये 24,000 बन गया। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 2 6 12 के 2 और 2 3 6 1 7 और 2 1 के 2 0 2 8, फिर यहाँ बचा 3, यहाँ इससे कैरी लेगा, इसके पास कुछ नहीं है तो ये इससे ले लेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर ये इसको देगा, फिर यहाँ पे 13 हो जाएगा। 13 में से 6 गया, कितना जाएगा, 13 में से 7 गया तो 6, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा, ठीक है। दशमलव लगी गया, 0 अपने आप आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा ये, 3 बार जाएगा। कितनी टाइम जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है। तो 2 अंक तक बहुत है, लिख लेता हूँ 2 अंक तक। तो कितना आ गया, 0.23 और गुणे में और ले लो भाई, एक आध 2 अंक और ले लो। चलो कर लेते हैं। तो 6 त्रिक 18 के 8 हासिल 1, 3 त्रिक का 9, 1 10 के 0 हासिल 1, 3 1 के 3 1 4 और 3 0 0, 3 1 के 3, कितना आया, 2 7 2 9, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। कितना आ गया, 0.239 और गुणे 10 की पावर 40, ठीक है। तो क्या करते हैं, दशमलव को 2 अंक उधर खिसका देते हैं, 1 2 अंक उधर खिसकाएंगे तो 2 पावर इसका कम हो जाएगा। तो आ गया 23.9 और गुणे 10 की घात 38, ठीक है। कितना आ गया, 23.9 और गुणे 10 की घात 38, इतना आया, ठीक है। ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई। या 1 अंक कर आप खसकाएंगे तो 1 पावर कम होगा, ठीक है। अगर 1 अंक खसकाओगे तो 2.39 गुणे 10 की पावर 39, 1 अंक खसकाएंगे तो 1 ही। अब आंसर में चाहे ये दे रहा होगा चाहे ये, ठीक है। वैसे आई होप आंसर में यही दे रहा होगा। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देख रहे हो क्वेश्चन काफ़ी कैलकुलेटिव था, क्वेश्चन लंबा भी था, ठीक है। तो बस संयम से करना है जिससे आपको कहीं मिस्टेक ना हो, क्योंकि इस टाइम कहीं मिस्टेक करोगे तो फिर उसको चेक करने में दिक्कत होगा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को सावधानी से किया करो। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकार से कथन से आपका क्या तात्पर्य है। या क्वांटीकरण का क्या मतलब है, क्वांटीकरण पढ़ाते समय बताया गया था ना। क्वांटीकरण का मतलब यही है कि किसी भी वस्तु पर आवेश जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का गुणज होता है, यानी ई के गुणे के रूप में होता है, ठीक है। यह नहीं कि 1.5 ही 1.6, दशमलव वाला काम नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आवेश हमेशा इस तरीके से होगा, यानी ई का गुणज होगा, ठीक है। तो क्वांटीकरण का मतलब यही है कि किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन हमेशा ई के गुणज के रूप में होता है।
फिर बी है कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यवहार करते समय उपेक्षा का क्या मतलब है कि यानी उपेक्षा हम कैसे कर सकते हैं, हमेशा जो है ई का गुणज ही होना चाहिए और कोई उपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं। ये ही उपेक्षा कर सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है यानी आवेश है वो हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रॉन का गुणज होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये था। ओरली जो है आप लोग इसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। ठीक इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रक्षेपण किया गया। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रक्षेपण आवेश संरक्षण के नियम को दर्शाता है। सिंपल सी बात है कि जैसे मान लीजिए कोई कांच का छड़ लिया गया, ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा कांच का छड़ है, ठीक है, और ये जो है रेशम का कपड़ा है। अब भाई ये कांच तो है नहीं, सब जान रहे हो, लेकिन मान लो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो। इसको जब हम इस पर रगड़ते हैं तो क्या हो जाता है कि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, लेकिन रगड़ने से पहले देखो इस पर कुल आवेश की मात्रा, इस पर भी जीरो, इस पर भी, दोनों को जीरो जोड़ा तो जीरो, यानी दोनों पर नेट आवेश की मात्रा कितनी है, 0 है। लेकिन जब इसको रगड़ते हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस पर नेगेटिव। इस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है जितना इस पर नेगेटिव। मानते हैं इस पर +2 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसमें -2 कूलाम का नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन फिर जब दोनों को हमने जोड़ा तो +2 -2 मिलके आ गया 0, यानी कुल आवेश फिर कितना हो गया, 0। ठीक है, तो आवेश पहले जितना था वही आवेश अब भी है, लेकिन रगड़ने से इससे इस पर चार्ज ट्रांसफर तो हुआ, लेकिन कुल आवेश की मात्रा सेम की सेम है, यानी कंजर्व्ड है, सुरक्षित है, जितना था उतना ही है। तो आवेश के संरक्षण का नियम यही है। और युग्मों से क्या मतलब है कि देखो जब भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें असमान युग्म उत्पन्न होते हैं। भाई जितना इसमें पॉजिटिव उतना इसमें नेगेटिव ना, समान तो हुआ नहीं। मान लो 2 कूलाम का इसमें पॉजिटिव हुआ था और 2 कूलाम का इसमें नेगेटिव, यानी असमान युग्म जनरेट होते हैं या उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कभी भी समान युग्म उत्पन्न नहीं होते। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था। अब इसके आगे जो भी क्वेश्चन है वो हम अगले न्यूमेरिकल सीरीज में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हाँ, कुछ क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। तो क्वेश्चन नोट कीजिए, हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, आप लोग वहाँ से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आपका एक ही क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो दोनों के बीच में लगने वाला बल और बल की क्या बतानी है, प्रकृति बतानी है। यानी प्रकृति का मतलब है बल आकर्षण का होगा कि प्रतिकर्षण का होगा। और ये चीज़ आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर चार्ज हमारे दोनों समान है तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, चार्ज अगर विपरीत है तो आकर्षण का लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सोच रहे होगे कि कोई वैल्यू नहीं दी है, केवल सर यहाँ पे डी की वैल्यू दी हुई है, तो ये आपकी डी की वैल्यू हो गई। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहा, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश जो है वो समान ही होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है ये आप सबको पता है। ठीक है, तो बस फार्मूला रखना है, वैल्यू निकालनी है, और इसका आंसर जो है कल हम लाइव सेशन में देंगे। कल शाम 7 बजे लाइव आएंगे, वहाँ पर इसका आंसर देंगे। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, अपने आंसर को वहाँ पर कमेंट कीजिएगा, जिसका जो भी आंसर आया रहेगा, किसका सही है किसका गलत है, कल मैं वहाँ जवाब दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में।